आजकल पहाड़ों में जो जनता का आक्रोश और उबाल सड़कों पे है, उससे आपको जो आज से 40-50 साल पहले और उससे पहले भी आपने सुना टिंचरी माई, जिन्होंने शराबबंदी के खिलाफ एक बहुत बड़ा लंबा अभियान चलाया था 8-10 साल, और अपने क्षेत्र को शराब मुक्त करने के लिए उन्होंने जो तमाम कोशिशें की थी वो एक इतिहास बन गई, और इतिहास बन के हमें प्रेरणा, प्रोत्साहन और मार्गदर्शन आज भी करती रहती है। तो उसी तर्ज पर आजकल क्योंकि चारधाम यात्रा का भी शुभारंभ होने वाला है और यात्रा मार्गों पे जिस प्रकार से शराबखोरी लगातार जारी है, उसके अलावा शराबखोरी ही नहीं बल्कि आप देखते होंगे मांस की जो दुकानें हैं, मांस मदिरा की दुकानें, वो भी चारधाम मुख्य मार्ग और खासकर केदारनाथ बद्रीनाथ मुख्य मार्ग पर हैं। नशाखोरी, शराबखोरी और मांसखोरी लगातार जारी है, और उसके विरोध को लेकर महिलाएं फिर से सड़कों पे हैं। जनता का आक्रोश, उबाल और खासकर महिलाओं का आक्रोश एक बड़े जन आंदोलन का और बढ़ रहा है। जी, केदारनाथ और बद्रीनाथ घाटी में आजकल बहुत से गांवों की महिलाओं ने पूर्ण शराबबंदी के लिए एकजुटता दिखाते हुए, लामबंद होते हुए तीव्र आक्रोश व्यक्त किया है, और वो आक्रोश अब घरों से निकल के सड़कों पे उतर आया है। तो अभी हम चूंकि फाटा से लेकर गुप्तकाशी, मनसूना, कविल्ठा, कालीमठ, जग्गी भगवान, रांची गोंडार से लेकर मक्कू, तुंगनाथ घाटी से लेकर और गौरीकुंड, त्रिवेणीनारायण से लेकर और तल्ला नागपुर, चोपता, नारी, खतेना, सतेरा खाल, पोखरी तक वो एक लगातार जो आंदोलन है महिलाओं का वो लगातार विस्तृत होता जा रहा है। तो आखिर ये शराब के खिलाफ तमाम जो लामबंद चला है, लंबा एक जद्दोजहद चली है शराबबंदी को लेकर, वो जद्दोजहद अंतिम निर्णायक रूप से मुकाम पे क्यों नहीं पहुंचती है, ये एक बड़ा सवाल आज से 200 साल पहले भी था, 100 साल पहले भी था, और आज भी वो सवाल रह जाता है। तो हमारे साथ रवि मलवाल जी भी मौजूद हैं, वो जो कि कानूनी मामलों के भी जानकार हैं और पत्रकारिता से भी जुड़े रहे हैं, वो सामाजिक सरोकारों से लगातार पिछले 15 सालों से। तो उनसे हम जानेंगे कि आखिर आंदोलन होते रहते हैं, छोटे-मोटे भी हुए, बड़े आंदोलन भी हुए, लेकिन आंदोलन निर्णायक और अंतिम नतीजे की ओर क्यों नहीं बढ़ते हैं, क्यों शराबबंदी नहीं होती है, क्यों जो सवाल उस समय थे, क्यों ये महिलाओं की जन आक्रोश और जन आंदोलन के बाद भी, चाहे वो तिलाड़ी आंदोलन है, चिपको आंदोलन है या टिंचरी माई द्वारा छेड़ा गया आंदोलन है, वो उभर के बार बार वो समस्याएं क्यों एक सवाल छोड़ जाती है और उभर के क्यों सामने आती हैं। हम उनसे मुखातिब होते हैं और बात करते हैं। तो उनसे हम जानना चाहेंगे कि क्या कारण रह जाता है, जो तमाम सवाल रह जाते हैं वो सवाल आज भी मौजूद हैं, जबकि कई बार हो चुका है, और पूरे कई बार तो स्थितियां ये आई थी कि आप अगर उत्तराखंड आंदोलन के टाइम पे लगाओ तो ये उत्तराखंड आंदोलन के साथ साथ उस समय शराबबंदी भी पूरे पहाड़ में फैल गई थी। ये रह के ये बोतल का जिन्न बाहर क्यों निकल पाता? जी, आप बहुत ही सटीक और बहुत ही जो आप ज्वलंत मुद्दा आपने उठाया है, क्योंकि उत्तराखंड में गांव-गांव तक शराब का बढ़ता प्रचलन हमारी जो युवा पीढ़ी है, अब नन्ही कौंपले हैं, सभी को बर्बाद कर रहा है। शराब का इतिहास उत्तराखंड में बहुत पुराना रहा है, जैसा कि आपने बताया कि उत्तराखंड आंदोलन के साथ ही उत्तराखंड में हर गांव में, हर छोटा बड़ा जो गांव है, सभी पर्वतीय अंचलों में शराब के खिलाफ, शराबबंदी के खिलाफ आंदोलन चलने बैठ गया था। आजकल पुनः वो आंदोलन देखे जा रहे हैं, लेकिन आखिर कमी कहाँ रह जाती है? जी हाँ, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि मातृ शक्ति ने ही हमेशा इस जो शराब है, ये अवैध शराब है, उसके खिलाफ आंदोलन किया, क्योंकि इसकी पीड़ा जो है पहाड़ में हर घर में मातृ शक्ति झेलती है। कहीं पर किसी घर में कोई शराबी है, व्यक्ति शराब पीता है, घर में मारपीट करता है और अन्य तमाम तरह की परेशानियां होती हैं, परिवार बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन हमें यह आज सोचने पर हम विवश हो गए हैं कि उत्तराखंड गठन हुए 25 साल बाद भी आखिर ये नौबत क्यों आ रही है कि इस आधुनिकीकरण, इस आधुनिक युग में
विकास जिस तरह से धीरे धीरे सभी चीज़ों का विकास हो रहा है, लेकिन ये शराब का मुद्दा जस का तस क्यों है? क्यों आखिर हर जगह पहाड़ में छोटी मोटी पूजा है, शादी विवाह है, कोई कार्यक्रम है, उसमें शराब का प्रचलन इस कदर बढ़ गया कि बिना शराब के काम ही नहीं होता है। तो इस पर एक कानूनी पहलू भी जानना आवश्यक है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि शराब वहीं पर बिकती है, वहीं पर ठेके होते हैं जिनके पास लाइसेंस होता है, या उत्तराखंड एक्साइज एक्ट के तहत उत्तराखंड में शराब जो है शराब का जो है कारोबार चलता है, उसके लिए कानून बनाया गया है। लेकिन हमारा कहना यह है कि जब कहीं भी गांव में कहीं पर अवैध शराब का कोई बेचता है, तो आखिर क्यों पुलिस प्रशासन या इससे संबंधित जो भी इकाइयां हैं, तो क्यों वो ढिलाई करती हैं? हर बार ऐसा होता है, पकड़े जाते हैं, इतनी शराब पकड़ी गई, उतनी शराब पकड़ी गई, लेकिन उसके बाद आखिर क्या? वो जस का तस वो चलता रहता है। फिर हर बार मात्र से क्या आंदोलन करती है। तो हम आपको थोड़ा बीच में रोकना चाहेंगे। उसका एक कारण शायद आपको लगता है कि पुरुषों की भागीदारी या सहभागिता शराबबंदी आंदोलन में न होना भी एक बड़ा कारण, क्या आप ये मानते हैं? बिल्कुल भी एक बड़ा कारण है। बिल्कुल बिल्कुल। हम महिलाएं जद्दोजहद छेड़ती हैं, लेकिन पुरुष तो उसमें शामिल होता ही नहीं है, और पीने वाला सबसे ज्यादा पुरुष ही है। ये बहुत ही सटीक बात आपने कही है। जी हाँ, क्योंकि जैसा कि मैं जानता हूँ, रिसेंटली हमारे गांव नारी में भी शराबबंदी का जो पंचायत में फैसला हुआ था, तो लेकिन ये बात आपने बिल्कुल सही कही है कि ये आंदोलन एक तरफा मात्र शक्ति की ओर से तो छेड़ा जाता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पुरुष समाज अगर कुछ एक को छोड़ दिया जाए, पुरुष वर्ग इसमें सहभागिता करता है, ये भी इस आंदोलन के विफल होने का कारण है। जी, समाधान की राह क्या होनी चाहिए? क्योंकि अगर हम उसी तर्ज पे चलते हैं जैसे हम चलते आए हैं, तो शायद ये कुछ समय 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना बंद हो, फिर ये बोतल में जिन की तरह बाहर निकल आएगा, बार बार निकल आएगा। तो अगर हम चाहें अंतिम निर्णायक और अस्थायी समाधान की दिशा में आगे बढ़ा जाए, तो अब क्या ऐसे नए उपाय करने पड़ेंगे ताकि ये शराबबंदी पूर्ण शराबबंदी में तब्दील हो जाए? जी हाँ, जैसा कि हम जानते हैं, अगर हम किसी चीज को दबाने की या किसी चीज को हम पाबंदी की कोशिश करते हैं, वो चीजें और होती जाती हैं। इसलिए हमें सबसे पहले तो जागरूक गांव गांव में सरकार को बहुत अच्छे तरीके से जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता है, क्योंकि शादी ब्याह या अन्य चीज़ों में हमने देखा है कि बच्चे भी कॉकटेल पार्टियों में जो है चुपके से शराब ले रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो युवा पीढ़ी हमारी बर्बाद ना हो, जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है। दूसरा, पुरुष वर्ग को इसमें सहभागिता करने की आवश्यकता है कि जी हाँ, कि महिला अपने हित के लिए नहीं कह रही है, वो पूरे समाज, पूरे परिवार को बचाने के लिए कह रही है, पूरे प्रदेश को बचाने के लिए कह रही है। दूसरी बात, इस पर पुलिस प्रशासन को बहुत सख्ती से कार्रवाई करने की आवश्यकता है कि आखिर अगर अवैध शराब परोसी जा रही है, तो ये किसकी सहतले शराब माफिया शराब परोस रहे हैं। और ये बहुत ही जरूरी कदम जो है कि 2-3 उठाने होंगे। गाँवों के पंचायत स्तर पर जो जुर्माने का प्रावधान है, या सभी को दृढ़ निश्चय लेकर इस शराब के खिलाफ एकजुट होना होगा, तभी जाकर मेरे ख्याल से इस प्रयास फलीभूत होंगे। एक और सवाल है, बड़ा सवाल है, बड़ी वो सवाल उत्तराखंड गठन के समय भी मौजूद था, आज भी मौजूद है, क्योंकि जो सरकार द्वारा ही खुद लगातार ठेके खोले जा रहे हैं, और 4 धाम यात्रा मार्गों पे, मुख्य मार्गों पर शराब के ठेके खोले जा रहे हैं, मटन चिकन की दुकानें खोली जा रही हैं। तो सरकार क्यों ऐसा कर रही है? आखिर इस समय तो बताते हैं कि सनातन को बढ़ावा देने वाली सरकार है, हिंदू धर्म, सनातन धर्म को बढ़ावा देने वाली सरकार है, उसके कार्यकाल में ही क्यों इतने ज्यादा ठेके खुल रहे हैं और ये शराबखोरी वगैरह चल, मांसखोरी चल रही है? निश्चित रूप से सरकार को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। उत्तराखंड देवभूमि, देवताओं का प्रदेश है, यहाँ 4 धाम है, अन्य अनेक धाम हैं, लेकिन यह बेहद चिंतनीय है कि अगर कहीं राष्ट्रीय राजमार्गों पर, 4 धाम यात्रा मार्गों पर शराब के ठेके या मीट मांस की दुकानें खुल रही हैं, तो इससे दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। सरकार को इस ओर जरूर ध्यान देने की आवश्यकता है। हालांकि शराब का जो कारोबार है, वो सरकार के लिए राजस्व का अच्छा साधन हो सकता है, मानते इस बात को, आर्थिकी का साधन हो सकता है, लेकिन जैसा कि 4 धाम के रूप में उत्तराखंड की पहचान है, इस पहचान पर भी कोई दाग न लगे, और कोई ये न कहे कि उत्तराखंड में तो बाहर का यात्री आके ये न कहे कि यहाँ तो हर मार्ग पर हमें शराब की दुकानें दी। इसलिए सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है, और इस पर एक नई नीति बनाने की आवश्यकता है। तो साथियों, हमारे साथ जुड़े हुए थे कानूनी मामलों के जानकार और पत्रकार रवि मलवाल जी। जैसा कि उन्होंने बताया कि शराबबंदी के लिए
सभी मंचों पे, विभिन्न स्तरों पे, विभिन्न माध्यमों के द्वारा एकजुट, एक मत होकर पुरुष वर्ग को हो या स्त्री वर्ग को हो, दोनों को परस्पर एक बेहतर सहयोग, सहभागिता और भागीदारी के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। तभी हम अंतिम, निर्णायक और अस्थायी समाधान की दिशा में आगे बढ़ेंगे। और इससे बड़ा सवाल भी ये रह जाता है कि सरकार भी कहीं ना कहीं जो तमाम शराब, यहाँ पे कुछ पहाड़ों में भी शराब फैक्ट्रियां खोली गई, भाबर मैदानी क्षेत्रों में भी शराब फैक्ट्रियां खोली गई, देवप्रयाग जैसी जगहों पे अगर शराब फैक्ट्री खोली जाती है, और अभी आपको पता है 55 शराब के वो ठेके और पड़ने वाले थे, नए ठेके खुलने वाले थे। जब इस प्रकार की स्थितियां आती हैं तो कह सकते हैं कि जब सिर्फ और सिर्फ बाजार के हवाले ही सारी चीजें वो की जाएंगी, बाजारवाद और पूंजी के आश्रय ही तमाम चीजों का समीकरण होना जाएगा, तो बाजारीकरण और पूंजीकरण कहीं ना कहीं नैतिक और धार्मिक आध्यात्मिक हितों पर हावी होगा। कह सकते हैं कि हम अपने धार्मिक, आध्यात्मिक, अपनी महान सभ्यता, संस्कृति और परंपराओं को बाजार के हवाले नीलाम नहीं कर सकते हैं। कुछ चीजें व्यक्तिगत संकीर्ण, क्षुद्र, कुत्सित स्वार्थों और बाजार के हवाले नीलाम नहीं की जा सकती हैं। उन अक्षुण्ण हम परंपराओं को हमें बनाए रखना होगा, गारंटी लेनी होगी। जागरूकता जरूरी है तो फिर जवाबदेही और जिम्मेदारी भी जरूरी है, क्योंकि ये एक घर, एक परिवार, एक आदमी की समस्या नहीं है, ये संपूर्ण पहाड़ की समस्या है। क्योंकि पहाड़ों में जो बात चलती है कि सूर्य अस्त पहाड़ मस्त, पहले से इस को हमें जुमला साबित करना है। इस जो प्रचलित जो कहावत है, उस कहावत को खत्म करना है हमेशा के लिए। तो कहीं ना कहीं हमें ये जो शराबबंदी का अभी हमारा शुरू हुआ है, वेल बिगिन इज हाफ डन कहते हैं, और ट्राई अंटिल यू सक्सेस कहते हैं, यानी ये एक छोटी सी शुरुआत कब बड़ी हो जाए, तो इसे एक बड़ा करना है। जैसे चिपका आंदोलन देश प्रदेश से होते हुए तमाम दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा, फिर लोग तिलाड़ी आंदोलन है, वन आंदोलन है, मैती आंदोलन है। और शराबबंदी को लेकर भी आपकी जानकारी के लिए बता दें, उत्तराखंड में इतने आंदोलन लड़े गए, हम तो खुद आंखों देखे हाल है हमारा। उत्तराखंड आंदोलन जो हुआ था वो आरक्षण विरोधी आंदोलन के साथ साथ शराबबंदी का आंदोलन भी समानांतर चला था। उत्तराखंड की संकल्पना में ये चीज भी थी, और उसके बाद राज्य आंदोलन, राज्य की मांग को लेकर आंदोलन जोर पकड़ा था। उस दौर के भी हम इतिहास के गवाह रहे हैं, इतिहास की तारीखों के गवाह हम उस दौरान भी रहे हैं, अब भी रहे हैं, तमाम उतार चढ़ावों से और वक्त के तमाम उतार चढ़ावों से गुजरते हुए। और कह सकते हैं कि इसके क्या भूलूं क्या याद करूं वाली स्थितियां आती हैं। तो आजकल हमारी केदार घाटी और बद्री घाटी में जो शराबबंदी को लेकर आंदोलन चल रहा है, उसका हम स्वागत करते हैं। वो एक शुभारंभ है, एक आगाज है, बशर्ते उस आंदोलन को अंतिम, निर्णायक और अस्थायी समाधान की दिशा में आगे बढ़ाया जाए। उसको विभिन्न स्तरों पे, विभिन्न माध्यमों और विभिन्न उसके द्वारा एकजुट, विभिन्न मंचों के द्वारा एकजुट, एक मत होके उसको एक सामूहिक रूप से, एक संगठनात्मक सामूहिक मुद्दे के रूप में, एक सामूहिक चुनौती के रूप में लड़ा जाए, तो तभी हम शायद निर्णायक समाधान की दिशा में आगे बढ़ेंगे। और उत्तराखंड देवभूमि, जैसा रवि भाई ने भी कहा कि देवभूमि है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज आप गांव-गांव में जाइए, प्रत्येक जगह देवता हैं और उनकी शक्तियों का भी आपको रूबरू हो गए अगर आप जाते हैं। आप यहाँ के जो सिद्ध स्थल हैं, धार्मिक स्थल हैं, वहाँ पे आपको निश्चित रूप से आप एक संवेदनशील हृदय और धार्मिक आध्यात्मिक मान्यताएं रखते हैं, तो आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं आध्यात्मिक ऊर्जा है, दैवीय ऊर्जा है। और इस ऊर्जा का विकास, विस्तार, प्रचार प्रसार तभी होगा जब यहाँ पे शराबखोरी, मांसखोरी कम होगी। तो आओ मिलके हम शराबबंदी और मांसखोरी को समाप्त करने की दिशा में सामूहिक जो अभियान छेड़ा है, उसको महाअभियान में तब्दील करते हुए आगे बढ़े। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, और जय उत्तराखंड, जय बद्री, जय केदार के साथ फिर हाजिर होते हैं। नमस्कार।